हेलो क्लास 11th और क्लास 11th के साथ साथ मेरे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कंपटीशन में पढ़ना केमिकल बॉन्डिंग को, उनके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं इसको, आणविक कक्षक सिद्धांत कहते हैं इसको। और क्यों आया पहले इसको समझ लो। ठीक, आपने इससे पहले हाइब्रिडेशन पढ़ा है, ओवरलैपिंग पढ़ा है, आपने अतिव्यापन पढ़ा, उसके साथ साथ आपने BVT पढ़ा और BVT के साथ साथ फिर आप लोगों ने पढ़ा था VSEPR। ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी। और एक्चुअली में देखा जाए तो हाइब्रिडेशन, ओवरलैपिंग वगैरह सब ये पार्ट हैं किसके? BVT के। तो जब BVT फिनिश हुई तो BVT का फाइनल जो पता चला और BVT के अनुसार जो स्ट्रक्चर निकलने लगे तो ये देखने में आया कि साहब जो O2 है, O2 का प्रकृति जो है वो प्रतिचुंबकीय होना चाहिए अकॉर्डिंग टू BVT के अकॉर्डिंग O2 का प्रकृति कैसा होना चाहिए? प्रतिचुंबकीय प्रकृति होना चाहिए O2 का। ठीक है बात। लेकिन हुआ क्या, जब देखा गया वास्तव में O2 की प्रकृति को चेक किया गया तो देखने में ये आया कि O2 की प्रकृति जो है वो आपकी प्रतिचुंबकीय नहीं थी, अनुचुंबकीय प्रकृति थी। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर था O2 का, पैरामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय बिहेवियर, गलत हो गया, अनुचुंबकीय बिहेवियर पैरामैग्नेटिक। और जो डाईमैग्नेटिक होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या? अनुचुंबकीय। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा आप इस पे कि O2 का प्रकृति BVT के अनुसार ये कहते थे कि प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, क्योंकि O2 के अणु में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पढ़ा था कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं तब पता चलता है हम लोगों को क्या कि साहब उसका प्रकृति कैसा होगा? अनुचुंबकीय। मैंने बोला था अयुग्मित और अनुचुंबकीय। इसी प्रकार जब आप बात करते हैं कि सारे के सारे अगर पेयर्ड हो गए तो वो हो जाता था प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक हो जाता था। तो BVT कहता था कि O2 डाईमैग्नेटिक है, उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट देखने में जब आया, BVT ने देखा तो पता चला कि O2 पैरामैग्नेटिक है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब लिक्विड O2 को उन्होंने मैग्नेट के बीच में से निकाला तो वो लिक्विड O2 सीधा सीधा नीचे नहीं गिरा, वो लिक्विड O2 सीधा सीधा नीचे नहीं गिरा, वो लहर बन गया। क्यों? वो चुंबक के प्रति अट्रैक्ट हो रहा था। और जो चुंबक के प्रति अट्रैक्ट होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय अट्रैक्ट नहीं होते। अगर O2 प्रतिचुंबकीय होता तो सीधा धड़ाम से नीचे गिरता, इधर उधर को भागता नहीं। तो उसको बताने के लिए MOT है, यानी MOT के लाने का जो मेन मोटिव था, MOT के आने का जो मेन मकसद था वो केवल एक था। क्या था वो मकसद? कि ये पता करना कि O2 की प्रकृति अनुचुंबकीय कैसे हो गई। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें? इस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा नोट करते चलें। सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हैंड टू हैंड नोट करें। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि MOT के आने का जो कारण था वो क्या था? O2 की प्रकृति को बताना कि O2 की प्रकृति अनुचुंबकीय क्यों है, ये MOT बताएगी। MOT ही बता सकती है कि O2 की प्रकृति अनुचुंबकीय क्यों है। इसको बताने के लिए आई थी आपका MOT। और किसने दिया था MOT? MOT दिया दो साइंटिस्ट, हुंड, मुलिकन। याद कर लीजिए आप, दो साइंटिस्ट हैं आपके, हुंड और एक मुलिकन, जिन्होंने MOT को बनाया। हुंड, मुलिकन, दो साइंटिस्ट जिन्होंने निर्माण किया किसका? MOT का। याद रखना आप लोग। अब MOT है क्या, इस चीज़ को आप समझो। लेकिन MOT को समझने से पहले कुछ बातें आपको और समझनी पड़ेंगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या? देखिए, आप जानते हैं कि परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है। ठीक है, परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है। उसी प्रकार एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणविक कक्षकों के मिलने से आणविक कक्षक का निर्माण होता है। ये पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, पॉइंट्स को आप नोट करते चलना, वीडियो को रोको, पॉइंट्स को नोट करो आप, क्योंकि अगर किताब से MOT पढ़ने बैठ गए तो समझ में नहीं आएगी, उसमें बहुत बवाल है। मैं आपको पूरा समराइज कर रहा हूँ, MOT इकट्ठा कर दिया, दो पार्ट में बनाऊंगा MOT, थोड़ा सा आज बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको MOT बताऊंगा, और प्लीज़ इसको कंप्लीट करें। तो MOT का जो पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो पॉइंट पहला, वो पहला पॉइंट पे है कि जिस प्रकार परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है, उसी प्रकार परमाणविक कक्षकों के मिलने से आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। यानी जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल AO
प्लस AO एटॉमिक ऑर्बिटल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाई जाती हैं तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना। नंबर 2, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ऐसा नहीं कि तुम बंद पहले ही बना लिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यार सीधी सी बात है। एटॉमिक ऑर्बिटल को एक कमरे की तरह रखो, एक कमरा मान लो दिमाग में, एक रूम मान लो दिमाग में। जब तक रूम का निर्माण नहीं होगा शेयरिंग होगा कैसे? भावनाओं को समझो। रूम का निर्माण नहीं हुआ, रूम नहीं आया तो शेयरिंग हुआ कैसे? तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होती है तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है एक बाद, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बन जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा। ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बन जाएगा तब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा एक बात। दूसरी बात ध्यान रखना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल एक न्यूक्लियस से अफेक्टेड होते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है, कोई नहीं हो। क्यों? जब आप परमाणु की बात कर रहे हो तो परमाणु में एक ही नाभिक तो होगा। मान लीजिए अगर मैं S की बात करूं, हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन का ये केंद्र है, इसमें एक प्रोटॉन लगा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसी से तो इफेक्टेड है। अब एक हाइड्रोजन के पास में दूसरा हाइड्रोजन आ गया, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल गई और इन्होंने जब दूसरी एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो 2 न्यूक्लियस होंगे भैया। एक इसका ये आ गया, एक इसका ये आ गया, तो इसमें तो 2 न्यूक्लियस होंगे। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 न्यूक्लियस का क्या करते हैं? प्रभाव झेलते हैं। 2 न्यूक्लियस का प्रभाव झेलते हैं। ये कैसा है? ये एटॉमिक, ये कुंवारा है। कुंवारा जो होता है यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को कहांगे इलेक्ट्रॉन ये है, इसको आप क्या मानो? लड़की मान लो। तो जो कुंवारी लड़की होती है वो केवल अपने मम्मी पापा का इफेक्ट झेलती है, लेकिन जब वो शादी हो जाती है उसकी तो वो अपने मम्मी पापा का भी झेलती है और अपने पति के मम्मी पापा का प्रभाव भी झेलती है। यानी इस समय पे जब वो साझा हो जाता है तो दोनों ही न्यूक्लियस का प्रभाव पड़ता है उन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। क्लियर है? दूसरा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जिस प्रकार एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है उसी प्रकार एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। दूसरी बात क्या थी? एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है केवल एक ही नाभिक का प्रभाव झेलता है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं साझे वाले वो 2 नाभिक का प्रभाव झेलते हैं। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, उस पर ध्यान देना कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगी, अलग अलग परमाणु की मिलती हैं, जाहिर सी होती है शादी अलग अलग परिवारों में होती है, अपने भैया बहन से शादी ना कर लोगे, तो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिलती हैं वो सेम होनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिलाई जाती हैं वो सेम, जैसे मान लीजिए एक एटम का 2s आया तो दूसरे एटम का भी कौन आएगा? 2s आएगा, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। अब आप कहो कि मैं एक का ले आया 2s और एक का ले आया मैं 2p दूसरे वाले का, तो फिर ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। ऐसे मॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक परमाणु का 2s आ रहा है, दूसरे परमाणु का भी 2s लेके आओ, सेम वालों को लेके आओ, तब आप बनाओगे क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है ना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए सेम का होना जरूरी होता है। तीसरी बात, जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलाए जाएंगे, अगर आपने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाया है तो 2 नए बन के तैयार होंगे। यार मिठाई बनाते समय जितनी मात्रा में सब चीज़ डालोगे उतनी तो मिठाई तैयार होगी, या मिठाई आसमान में उड़ जाएगी। तो आपने मान लीजिए 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाया है तो नई 4 बन के तैयार होंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2 प्रकार की बनती हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2 प्रकार की बनेंगी। एक को कहते हैं हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाया तो 2 प्रकार की बनती है, एक बॉन्डिंग वाली बनती है, एक एंटी बॉन्डिंग वाली बनती है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। कब? जब आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाया था। बॉन्डिंग वाले की ऊर्जा हमेशा कम होती है और एंटी बॉन्डिंग वाले की ऊर्जा हमेशा ज़्यादा होती है। जैसे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो इसको। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे बना रखा है हाइड्रोजन, ये 1s है, हाइड्रोजन का 1s। एक दूसरा हाइड्रोजन है, इस दूसरे हाइड्रोजन का ये 1s है। जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाएगा, इसका ये 1s ऑर्बिटल, इसका ये 1s ऑर्बिटल, दोनों हाइड्रोजन। और मैं बात करने जा रहा हूँ किसकी? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की।
हाइड्रोजन के अणु की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों को मिलाने के बाद में इस तरीके से दो प्रकार के नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होगा। यानी इधर एटॉमिक ऑर्बिटल था, इधर एटॉमिक ऑर्बिटल्स था, इनको मिलाया तो दो नए बन गए। एक को एंटी बॉन्डिंग कहा जाता है, एक को बॉन्डिंग कहा जाता है, एक को एंटी बॉन्डिंग कहा जाता है। इस वाले को हम लोग नाम क्या, इसको नाम देंगे सिग्मा 1s और इसको नाम देंगे सिग्मा स्टार 1s। जो एंटी बॉन्डिंग वाला है उसको स्टार से डिनोट करते हैं और जो बॉन्डिंग वाला होता है उसको सादा डिनोट करते हैं। दूसरी बात, 1s और 1s को मिलाया इसलिए मैंने 1s ही लिखा है यहाँ पे। सिग्मा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे रेखीय अतिव्यापन हो रहा है। रेखीय अतिव्यापन जब भी होगा तो सिग्मा बनना है, सीधी सी बात है, आप जानते हो। बॉन्डिंग वाले की एनर्जी हमेशा कम होती है इसलिए मैंने नीचे लिखा है। एंटी बॉन्डिंग वाले की ऊर्जा हमेशा ज़्यादा होती है इसलिए ऊपर लिखा है। और जितनी संख्या में मिलाए जाएंगे उतनी ही संख्या में नए बनेंगे, ये याद रखना। आपने एक इधर का मिलाया, एक इधर का मिलाया, दो मिलाए तो दो नए बनेंगे। इसमें से एक को बॉन्डिंग कहा जाएगा, एक को एंटी बॉन्डिंग कहा जाएगा। बॉन्डिंग वाले की ऊर्जा कम होती है, एंटी बॉन्डिंग वाले की ऊर्जा ज़्यादा होती है। इतनी बात दिमाग में आप रखो, ठीक है। बात और समझने की कोशिश कीजिए आप। देखिए, जब आपने एस ऑर्बिटल्स की बात करी, मैं पी की भी बात कर सकता हूँ आपसे। मान लीजिए आपने एक पी उठाया, ये पी एक्स, दूसरे का पी एक्स आया और ये आपस में मिलके रेखीय अतिव्यापन हो रहा है। तो जब इनका रेखीय अतिव्यापन हुआ तो रेखीय अतिव्यापन के फलस्वरूप ये कैसे बन गए थे, ऐसे बन गए थे, ये इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के तैयार हो। एटॉमिक ऑर्बिटल मिले थे, मैंने सिग्मा पाई बॉन्ड का बनना बताया है। तो दो संभावनाएं हैं, दो प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक तो बनेगा सिग्मा 2px, आपने px लिया है, या सिग्मा स्टार 2px, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। याद रखिए कि जो बॉन्डिंग वाले होते हैं वो हमेशा पेयरिंग के प्रति एक्साइटेड रहते हैं, उनकी ऊर्जा कम होती है और आप जानते हो ऊर्जा कम हो जाने का मतलब ही ये है कि उनका स्टेबिलिटी बढ़ गया। एंटी बॉन्डिंग वाले की ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या है, उनका स्टेबिलिटी कैसा है, कम होता है। दूसरी बात, और आप सुनिए ज़रा इसके आगे की कहानी। जब इनमें इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है, आप जिस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो परमाणविक कक्षकों में, हुंड नियम, आव-बाऊ नियम, पॉली नियम, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आपने पढ़ा है परमाणु संरचना में, तो उनके अनुसार जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को फिल करते थे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन वैसे ही फिल होते हैं। ये बात याद रखने वाली है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ 2p4, तो अगर आप 2p4 का आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ऐसे तो भरोगे, पहले सब में एक है, उसके बाद में डबल। किसने कहा था? हुंड ने कहा था कि जब तक सब में एक एक ना हो जाए जोड़ा मत बना देना। आप-बाऊ प्रिंसिपल क्या कहता था? वो ये कहता था, बोले भैया ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन भरो, ऊर्जा पहले कम वाले में जाएगी, बाद में ज़्यादा वाले में जाएगी। ऐसे ही तो था। अब मान लीजिए आपके पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता, मैं एक सिंपल सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले रहा हूँ, इस समय काय का, हाइड्रोजन का ले रहा हूँ। एक हाइड्रोजन का मैंने इधर बनाया, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनको मिलाया, एक बन गया बॉन्डिंग वाला, एक बन गया एंटी बॉन्डिंग वाला, ठीक है। ये है सिग्मा 1s और ये है सिग्मा स्टार 1s। दोनों हाइड्रोजन पे एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होंगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे से भरना शुरू होंगे। इलेक्ट्रॉन जो भरना शुरू होंगे वो नीचे से भरना शुरू होंगे। इलेक्ट्रॉन हैं कितने? दो, एक इसका और एक इसका, दोनों मिलके किस में आएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो पहले आपने कहाँ भर दिए? यहाँ भर दिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन भी होता आपके पास में, तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता। तीसरा इलेक्ट्रॉन होता तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता। ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। बात, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचता? वो यहाँ पहुँचता। जैसे पी के केस में ऐसा होगा, मैं बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिए आप। इलेक्ट्रॉनों के भरने का सारा खेल है, बाकी एमओटी में कुछ नहीं है, ठीक है। पी के पास में होती है 3 ऑर्बिटल्स, ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। दूसरा पी जो आएगा इसके पास भी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी। अब जब 3-3 मिलेंगी तो नई कितनी बनेंगी? 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं, ठीक है। कितनी बनती है? 6। तो 6 में से 3 तो बनेंगी बॉन्डिंग वाली,
3 बनेंगी एंटी बॉन्डिंग वाली। अभी मैं जनरल समझा रहा हूँ, ध्यान देना। तो 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगी, ठीक है। तो मैंने मान लो इस तरीके से बना दिया, 2 बना दी पहले, फिर 1 बना दी। ऐसा क्यों बनाया मैं इसकी वजह बताऊंगा आपको, ठीक है। ये मैंने 2 बना दी, 1 बना दी, फिर मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया, और फिर मान लो मैंने सब समझ लीजिए आप, 1 2 3 4, 1 2 3, मान लो दोनों के पास में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आओगे तो कैसे भरोगे, ध्यान देना। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, ये खेल समझने वाला है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जा सकते जब तक पेयर ना बन जाए, मतलब सब में एक ना हो जाए, तब तक जोड़ा नहीं बना सकते आप। ये कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं जब आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम आता है किसमें, MOT में, ठीक है। बात इतनी बात समझ में आ गया। तो जब आप MOT पढ़ रहे होगे तो इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। अब एक डायग्राम से हम लोग इस चीज़ को समझें, क्योंकि इसमें जो टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक आने वाला है बॉन्ड ऑर्डर, बंद कोटि। और MOT का जो मेन मोटिव था O2 की संरचना को बताना, वो सारे का सारा बॉन्ड ऑर्डर से ही रिलेटेड है। हमको इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में। तो पहला काम ये है कि आप MOT के जितने भी पॉस्टुलेट्स हैं, MOT के जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को एक कॉपी पर लिखिए। अब मैं आपसे जब बात करूंगा तो मैं बात करूंगा आपसे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, ओके। तो तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।